अभिवादन। आज हम आवर्त सारणी के एक बहुत ही खास हिस्से की बात करने वाली हैं, पहली संक्रमण श्रृंखला। जी। सुनने में ये शायद केमिस्ट्री क्लास जैसा लगे, लेकिन स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के ये तत्व, ये सिर्फ तत्व नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी दुनिया की बुनियाद है। मतलब स्टील की मजबूती, तांबे के तारों में दौड़ती बिजली, हमारे खून में मौजूद आयरन, ये सब यहीं से आते हैं। तो आज हमारे जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक पंक्ति में ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना जरूरी बनाता है। बिल्कुल। और वो जादू छिपा है इनके परमाणुओं की बनावट में, खास तौर पर इनके डी ऑर्बिटल्स में। डी ऑर्बिटल्स। हाँ, ये तत्व ना तो एस ब्लॉक के तत्वों की तरह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं और ना ही पी ब्लॉक की तरह इलेक्ट्रॉन लेने वाले। ये बीच में है, और यही अधूरापन, मतलब ये जो बीच का रास्ता है, यही इन्हें वो सारे असाधारण गुण देता है जिनकी हम आज बात करेंगे। मतलब इनकी कठोरता से लेकर इनके खूबसूरत रंगों तक सब कुछ। तो चलिए इसी अधूरेपन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इनके सबसे बुनियादी गुण पर आते हैं। ये सभी धातुएं हैं मजबूत, चमकदार, ठोस, लेकिन स्रोतों में इनकी क्रिस्टल संरचनाओं का जिक्र FCC, BCC, HCP, ये सिर्फ अक्षर तो नहीं है, इनका कोई गहरा मतलब होगा। हाँ, इनका तो बहुत गहरा मतलब है। ये बस ये बताने के तरीके हैं कि किसी धातु के परमाणु एक दूसरे के साथ किस तरह से जमे हुए हैं। अच्छा। आप सोचिए कि आप एक बक्से में संतरे जमा रहे हैं। आप उन्हें एक के ऊपर एक करीने से रख सकते हैं जी, या थोड़ा अलग पैटर्न में। जी। तो FCC, BCC और HCP परमाणुओं के जमने के यही अलग अलग पैटर्न है, और ये जमावट ही तय करती है कि धातु कितनी कठोर होगी, उसे तार में खींचा जा सकता है या नहीं। ये तो दिलचस्प है, लेकिन एक बात और है जो ध्यान खींचती है। स्रोत बताते हैं कि लोहा, कोबाल्ट, निकल और यहाँ तक कि कॉपर भी इस समूह के दूसरे तत्वों जैसे क्रोमियम या वेनेडियम के मुकाबले थोड़े नरम होते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है, जबकि ये सभी मजबूत धातुएं मानी जाती हैं? यहाँ हम उस डी ऑर्बिटल के जादू के और करीब पहुंचते हैं। देखिए, सामान्य धातुओं में धात्विक बंधन सिर्फ बाहरी s इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ठीक है। लेकिन इन संक्रमण धातुओं में अंदर के d इलेक्ट्रॉन भी बंधन बनाने में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, वो भी? हाँ, और ये d इलेक्ट्रॉन एक तरह का सहसंयोजक बंधन, मतलब एक मजबूत दिशात्मक बंधन बनाते हैं। तो नियम सीधा है, जितने ज्यादा अयुग्मित यानी अकेले डी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बंधन उतना ही मजबूत होगा और धातु उतनी ही कठोर होगी। बिल्कुल। क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बहुत कठोर है। लोहे और कॉपर में थोड़े कम होते हैं, इसलिए वे तुलना में नरम हैं। अच्छा, तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इनकी मजबूती का राज है। क्या इसी राज का असर इनके गलनांक यानी पिघलने के तापमान पर भी पड़ता है? क्योंकि इनके गलनांक बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। सीधा और गहरा असर पड़ता है। बंधन जितना मजबूत होगा, परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। सही। इसीलिए जब हम स्कैंडियम से श्रृंखला के बीच यानी क्रोमियम की तरफ बढ़ते हैं, तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बंधन मजबूत होता है और गलनांक भी आसमान छूने लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझ नहीं आई। ट्रेंड के हिसाब से तो मैंगनीज का गलनांक क्रोमियम से ज्यादा होना चाहिए, पर ये कम है, और जिंक तो जैसे दौर से ही बाहर हो गया है। हाँ, जिंक तो बिल्कुल ही अलग है। उसका गलनांक सिर्फ 420 डिग्री सेल्सियस है, जो बाकियों के मुकाबले कुछ भी नहीं। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? देखिए, मैंगनीज का मामला थोड़ा जटिल है। उसकी परमाणुविक संरचना उसे कमजोर बंधन बनाने पर मजबूर करती है, लेकिन असली कहानी जिंक की है। जिंक इस श्रृंखला का सबसे बेहतरीन अपवाद है, जो हमें नियम को समझने में मदद करता है। कैसे? जिंक के पास कोई अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसका डी ऑर्बिटल D10 पूरी तरह से भरा हुआ है। अच्छा, तो वो बंधन में हिस्सा ही नहीं लेते? हिस्सा ही नहीं लेते, वो अपने कवच में बंद रहते हैं। इसलिए जिंक में बंधन सिर्फ कमजोर s इलेक्ट्रॉनों से बनता है, जो बहुत आसानी से टूट जाता है। इसीलिए उसका गलनांक इतना कम है। तो बंधन की मजबूती इनके गलनांक को तय करती है। क्या इसका असर इनके वजन या सघनता पर भी पड़ता है? क्योंकि ये धातुएं बहुत भारी महसूस होती हैं। बिल्कुल। घनत्व का संबंध दो चीजों से है, परमाणु का वजन और उसका आकार। जैसे जैसे हम श्रृंखला में स्कैंडियम से कॉपर की ओर जाते हैं,
हर कदम पर परमाणु भारी होता जाता है और उसका आकार बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। तो आप ज्यादा वजन को एक छोटी जगह में भर रहे हैं। बिल्कुल। इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा घनत्व। इसी वजह से ये धातुएं बहुत सघन होती हैं। और अगर हम पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो इसी गुण के चैंपियन ऑस्मियम और इरिडियम हैं, जो संक्रमण धातु ही हैं। और दुनिया के सबसे सघन तत्व माने जाते हैं। जी। आकार का छोटा होना ये भी बड़ा अजीब है। मुझे लगा था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ का ट्रेंड तो किसी 3 अंकों के नाटक जैसा है। स्रोत बताते हैं कि पहले आकार घटता है, फिर लगभग एक जैसा रहता है और आखिर में जिंक पर आकर अचानक बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या विज्ञान है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक नाटक ही है जिसमें 2 ताकतें एक दूसरे से लड़ रही हैं। 2 ताकतें? हाँ। पहली ताकत है नाभिक का बढ़ता हुआ धनात्मक आवेश, जो हर नए इलेक्ट्रॉन को और जोर से अंदर की ओर खींचता है। श्रृंखला की शुरुआत में ये ताकत जीतती है और परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। और दूसरी ताकत? दूसरी ताकत है परिरक्षण प्रभाव, या जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट? हाँ। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, वो एक पर्दे की तरह काम करने लगते हैं। ये पर्दा बाहरी 4s इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के खिंचाव से बचाने लगता है। अच्छा। श्रृंखला के बीच में नाभिक का खिंचाव और डी इलेक्ट्रॉनों का ये पर्दा दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। नतीजा, आकार लगभग स्थिर हो जाता है। 1 मिनट, ये तो अजीब है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो जिंक का आकार भी छोटा होना चाहिए। ये अचानक बड़ा कैसे हो गया? क्या यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है? एकदम सही सवाल। जिंक के मामले में डी ऑर्बिटल पूरी तरह भर चुका है। D10? हाँ। तो एक तो ये पर्दा अपनी अधिकतम ताकत पर है, और दूसरा, उस भरे हुए ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलने भी लगते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहते हैं। अच्छा, मतलब एक छोटी सी लिफ्ट में बहुत ज्यादा लोग भर जाएं तो वो बाहर की तरफ दबाव डालते हैं। बिल्कुल वैसा ही। इसी दोहरे असर से जिंक का परमाणु अंत में फैल जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। ये तो कमाल का संतुलन है। अब अगर हम इनके रासायनिक व्यवहार की बात करें तो स्रोत कहते हैं कि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्हें अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, है ना, जैसे जिंक या आयरन के साथ होता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन असल जिंदगी थोड़ी अलग है। इन्हें खराब अपचायक माना जाता है। खराब क्यों? वजह यह है कि अभिक्रिया शुरू करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। मतलब पहले धातु के परमाणुओं को उनके क्रिस्टल जाली से निकालकर गैस में बदलना पड़ता है, जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है। और फिर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, जिसमें और भी ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो भले ही इनकी क्षमता हो, पर ये बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं। ये उस कार की तरह है जिसमें बहुत ताकतवर इंजन तो है, पर उसे स्टार्ट करने में ही बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इस श्रृंखला में एक बड़ा विद्रोही है, कॉपर। हाँ, कॉपर। इसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? और इससे जुड़ा एक व्यावहारिक सवाल भी है मेरे मन में। पूछिए। हम सुनते हैं कि कॉपर अम्ल से क्रिया नहीं करता, लेकिन हम तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली जैसी खट्टी चीजों से साफ भी करते हैं। ये विरोधाभास क्यों है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। कॉपर का धनात्मक विभव होने का मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। वो बहुत स्थिर है। इसीलिए जब आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अम्ल में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। लेकिन जब आप उसे नींबू से साफ करती हैं तो आप असल में अम्ल की हाइड्रोजन गैस निकालने वाली अभिक्रिया नहीं कर रही होती। तो फिर क्या हो रहा होता है? तांबे के ऊपर हवा और नमी की वजह से कॉपर कार्बोनेट या ऑक्साइड की एक हरी परत जम जाती है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड उस परत के साथ क्रिया करके एक घुलनशील जटिल यौगिक बना लेता है, जिससे बर्तन साफ हो जाता है। वाह! तो आप तांबे को नहीं बल्कि उस पर जमी हुई गंदगी को घोल रही हैं। बिल्कुल। तो ये जटिल यौगिक बनाने की क्षमता ही सफाई का राज है। स्रोत भी कहते हैं कि जटिल यौगिक बनाना इन तत्वों की एक बड़ी पहचान है। ऐसा क्यों है? ये इतने अच्छे से जटिल यौगिक कैसे बना लेते हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इनके आयनों का आकार छोटा और उन पर धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा होता है, जिससे वे लिगैंड्स कहे जाने वाले अणुओं को अपनी ओर जोर से खींचते हैं। ठीक है। दूसरा, उनके पास सही ऊर्जा वाले खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो लिगैंड्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ों के लिए आप कह सकते हैं खाली पार्किंग स्लॉट की तरह काम करते हैं। और तीसरा? इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं,
ये इन्हें अलग अलग तरह के लिगैंड्स के साथ जुड़ने में बहुत लचीलापन देती हैं। चलिए अब उस गुण पर आते हैं जिसे हम सब देख सकते हैं और जो शायद केमिस्ट्री को सबसे जादुई बनाता है, रंग। रंग, बिल्कुल। कॉपर सल्फेट का नीला रंग हो या पोटेशियम परमैंगनेट का गहरा बैंगनी रंग, इनके ज्यादातर यौगिक रंगीन क्यों होते हैं? इसका कारण है डीडी संक्रमण। इसे समझने के लिए एक सीढ़ी की कल्पना कीजिए जिसके पायदान बराबर दूरी पर नहीं हैं। ठीक है, एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी। हाँ, जब धातु आयन के पास लिगेंड्स आते हैं तो वे उसके डी ऑर्बिटल्स को अलग अलग ऊर्जा के स्तरों में तोड़ देते हैं। यही हमारी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी है। अब जब इस पर सफेद प्रकाश पड़ता है तो डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन प्रकाश से एक खास रंग की ऊर्जा सोखकर निचले पायदान से ऊंचे पायदान पर कूद जाता है। और जो रंग सोखा नहीं गया वही हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। अगर यौगिक ने पीले रंग का प्रकाश सोखा है तो हमें उसका पूरक रंग यानी नीला दिखाई देगा। यही कॉपर सल्फेट के नीले होने का राज है। सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप लिगेंड बदल दें तो सीढ़ी के पायदानों के बीच की दूरी भी बदल जाती है और यौगिक का रंग भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यौगिक रंगहीन है, जैसे जिंक सल्फेट, तो उसकी वजह यह है कि उसके पास ये कूदने वाला इलेक्ट्रॉन या कूदने की जगह ही नहीं है। एकदम सही। रंगहीन होने की दो ही वजह हो सकती हैं। या तो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, D0, जैसे स्कैंडियम आयन में, तो कूदने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। या फिर डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा है, D10, जैसे जिंक आयन में, तो इलेक्ट्रॉन के कूद कर जाने के लिए कोई खाली जगह ही नहीं है। दोनों ही मामलों में डी संक्रमण नहीं हो सकता और यौगिक हमें रंगहीन या सफेद दिखाई देता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा एक और बड़ा गुण है चुंबकत्व। हम सब जानते हैं कि लोहा चुंबक से चिपकता है। ये गुण कहाँ से आता है? ये गुण भी उन्हीं अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों से आता है। हर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमते हुए एक छोटे नन्हे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अच्छा। जब किसी पदार्थ में ऐसे बहुत सारे नन्हे चुंबक होते हैं तो वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। इसे हम अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना मजबूत चुंबकीय खिंचाव। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ियों में है, जैसे जिंक में, तो वे एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को रद्द कर देते हैं और पदार्थ प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र से हल्का सा दूर भागता है। लेकिन लोहा, कोबाल्ट और निकेल तो एक अलग ही लीग में है। वो सिर्फ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, वो खुद स्थायी चुंबक बन सकते हैं। यहाँ क्या खास हो रहा है? वो लौह चुंबकीय मतलब फेरोमैग्नेटिक हैं, जो अनुचुंबकत्व का ही एक बहुत शक्तिशाली और अनुशासित रूप है। अनुशासित? हाँ, इसे ऐसे समझिए। अनुचुंबकत्व में हर परमाणु एक सैनिक की तरह है, लेकिन वे सब अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी कमांडर आता है तो वे सब एक दिशा में मुड़ जाते हैं, लेकिन कमांडर के जाते ही फिर से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है। लौह चुंबकत्व में ये सैनिक इतने अनुशासित होते हैं कि वो अपने पड़ोसी सैनिकों को देखकर खुद ब खुद एक ही दिशा में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और कमांडर के जाने के बाद भी उसी स्थिति में बने रहते हैं। और इसीलिए लोहा एक स्थायी चुंबक बन सकता है। बिल्कुल। तो ये तत्व सुंदर है, चुंबकीय है, लेकिन इन गुणों ने उन्हें इतना उपयोगी कैसे बनाया? खास तौर पर उत्प्रेरक के रूप में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। इनकी उत्प्रेरक क्षमता का राज भी इनके डी ऑर्बिटल्स और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं में छिपा है। ये एक बेहतरीन मध्यस्थ या बिचौलिए की तरह काम करते हैं। बिचौलिए? हाँ, ये अपनी सतह पर अभिकारकों को जगह देते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदलकर उनसे अस्थायी बंधन बनाते हैं और अभिक्रिया को एक ऐसा नया, आसान और कम ऊर्जा वाला रास्ता दिखाते हैं जिस पर वो तेजी से दौड़ सकें। काम पूरा होते ही ये वापस अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे हमारी कारों में लगा कैटालिटिक कन्वर्टर? बिल्कुल। जो जहरीली गैसों को हानिरहित गैसों में बदलता है, वो इन्हीं धातुओं की उत्प्रेरक क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। आखिर में स्रोतों में दो और तरह के यौगिकों का जिक्र है, जिनके नाम बड़े अजीब हैं, अंतराकाशी और असमीकरणमितीय। ये क्या वाला है? हाँ, नाम भले ही जटिल लगे पर इनका मतलब काफी सरल है। अंतराकाशी यौगिक तब बनते हैं जब किसी धातु की क्रिस्टल जाली, जो परमाणुओं का एक व्यवस्थित ढांचा है, उसके बीच की खाली जगहों में हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे बहुत छोटे परमाणु आकर फंस जाते हैं।
जैसे एक स्पंज अपने छेदों में पानी सोख लेता है। बिल्कुल, ये घुसपैठ धातु को बहुत ज्यादा कठोर और रासायनिक रूप से निष्क्रिय बना देती है। टंगस्टन कार्बाइड, जिससे ड्रिल मशीन के बिट बनते हैं, इसी का एक उदाहरण है। और असमीकरणमितीय यौगिक, इनका तो नाम ही बताता है कि इनकी गणित में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये वो यौगिक हैं जिनका रासायनिक सूत्र पूर्णांकों में नहीं होता, जैसे कि Fe0.95O। मतलब हर 100 ऑक्सीजन परमाणुओं के लिए सिर्फ 95 आयरन परमाणु। सही। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आयरन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था Fe2+ से Fe3+ में बदल सकता है, तो क्रिस्टल में कुछ आयरन परमाणु गायब हो जाते हैं और बाकी के आयरन परमाणु अपना आवेश बदलकर पूरे क्रिस्टल का संतुलन बनाए रखते हैं। ये लचीलापन सिर्फ संक्रमण धातुओं में मिलता है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो एक ही बात बार बार सामने आई है। इन तत्वों का हर अनोखा गुण, चाहे वो इनकी कठोरता हो, ऊंचे गलनांक हो, रंग हो, चुंबकत्व हो या उत्प्रेरक की तरह काम करने की क्षमता, सब कुछ इनके आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल के इर्द गिर्द घूमता है। ये अधूरापन ही इन्हें हमारे लिए इतना काम का बनाता है। बिल्कुल। और जिंक जैसे अपवाद हमें ये दिखाते हैं कि जब ये अधूरापन खत्म हो जाता है तो ये सारे जादुई गुण भी गायब हो जाते हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हमने बात की कि कैसे ये धातुएं अपने क्रिस्टल जाली के भीतर छोटे परमाणुओं को फंसाकर या कैद करके अंतराकाशीय यौगिक बनाती हैं, जिनसे एकदम नए गुण पैदा होते हैं। ये भविष्य के पदार्थ विज्ञान की ओर एक इशारा है और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या हम धातुओं को सिर्फ तत्व के रूप में देखने के बजाय परमाणविक स्तर पर एक वास्तुशिल्प या ढांचे के रूप में सोच सकते हैं? मतलब एक आर्किटेक्चर की तरह? हाँ, क्या हम जानबूझकर इन ढांचों के भीतर सही परमाणुओं को सही जगह पर कैद करके अपनी मर्जी के गुणों वाले पदार्थ बना सकते हैं, जैसे अभूतपूर्व कठोरता या शायद उच्च तापमान वाले सुपरकंडक्टर? ये सिर्फ तत्वों को मिलाना नहीं, बल्कि परमाणविक स्तर पर इंजीनियरिंग करने जैसा है।